learners, welcome to my channel all about education. And today in the field of education, we will discuss about the term psychology, education psychology and child psychology. हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान क्या होते हैं। तो आइए इसको विस्तार से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या होता है। तो साइकोलॉजी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वर्ड साइकी और लोगोस से मिलकर, जो कि एक ग्रीक शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। एंड साइकी मीन्स सोल और लोगोस मीन्स स्टडी। तो जब हम आत्मा की अध्ययन करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं। बाद में साइकी का अर्थ जो है वो मस्तिष्क से दिया गया, बुद्धि से दिया गया, माइंड से दिया गया, यानी कि जो हम सोचते हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो साइकोलॉजी हो जाता है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमारे समक्ष फिलोसफर्स ने रखी। फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिक लोग। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मनोविज्ञान था वो दार्शनिक का दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। Psychology was a branch of philosophy. Therefore, these definitions were given by certain philosophers. But later on, as the researches continued and new factors came into play, soul and mind were considered abstract in nature. इनको अमूर्त माना गया। आत्मा है, मस्तिष्क है, इसको जो दिमाग में चलता है उसको अमूर्त माना गया। और चूंकि इनकी प्रकृति अमूर्त थी तो थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी के डेफिनेशन में, साइकोलॉजी के प्रत्यय में, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव आया। तो विलियम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, जो आज हम बहुत विस्तार से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं साइकोलॉजी के इन्हीं लेबोरेटरीज में, तो उन्होंने इस लेबोरेटरी की स्थापना की थी और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। यानी कि जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, होशो हवास में सोचते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, उसकी जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो साइकोलॉजी होता है। और इन लोगों को जो इस बात पे विश्वास करते हैं, इस सिद्धांत पर बिलीव करते हैं, उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। और उसके बाद एक और मुद्दा आया कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी कि जो हम लोग जब हम सुध बुध में नहीं होते, जब हम बेसुध होते हैं तब कुछ हम सोचते हैं, या अर्ध अवस्था में होते हैं अपने कॉन्शियस की तो हम कुछ सोचते हैं। इन बातों को छोड़ दिया गया, सिर्फ कॉन्शियस की बात की गई, यानी कि जो हम सूझबूझ से सुध बुध में करते हैं, बाकी चीज़ों को नकार दिया गया। इसलिए उसके बाद आए बिहेवियरिस्ट, यानी कि व्यवहारवादी। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, ये व्यवहार का विज्ञान है, जहाँ पे हम व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक विज्ञान हम कह सकते हैं व्यवहार का। अगर हम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि दोनों को मिला दिया उन्होंने, व्यवहार को भी मिला दिया अपने मानसिक प्रक्रियाओं के साथ। तो इस तरह से एक नया मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, तो जिसको एटकिंसन, स्मिथ और हिलार्ड ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है किसी भी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का। वहीं मॉर्गन, किंग, वीस एंड शॉपलर कहते हैं कि जब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनाते हैं या सोचते हैं तो वो एक व्यवहार का ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम अपने मस्तिष्क को भी नहीं हटाते या इग्नोर करते या एक्सक्लूड करते, जहाँ पर हम इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, यानी कि वो क्या करता है, व्यक्ति विशेष क्या करता है, जिससे उसके अंदर के मानसिक जो गतिविधियां हैं उनको हम अध्ययन कर सकें, समझ सकें। तो इस तरह से ये एक डेफिनेशन आई जो मिली जुली डेफिनेशन साइकोलॉजी की थी।
अब हम आते हैं न्यू टर्म पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जैसे कि अभी हमने जाना लर्नर्स की साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम इस साइकोलॉजी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, साइकोलॉजी के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, थियोरीज को हम शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को, शिक्षा के क्षेत्र की गतिविधियों को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। यानी कि वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग अभी मैंने आपको समझाया कि क्या मनोविज्ञान की थ्योरीज कहती हैं, क्या प्रत्यय कहता है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे सामने कोई समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे उसका समाधान ढूंढें, कैसे उसका सल्यूशन ढूंढें। तो इसमें स्किनर कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं कक्षा में, तो वहाँ पर हम शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे इसका जो सदुपयोग हो सकता है वो हम कर सकते हैं। वहीं जेम्स फॉरएवर कहते हैं कि ये ऐसे साइकोलॉजी की ब्रांच है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, उसकी खोजों, उन सब को हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें, दूर हटा सकें और शिक्षा को सफल बना सकें। इसीलिए अंत में हम इसमें निर्णय ले सकते हैं, एक कंक्लूजन, नतीजा निकाल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेस द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम इनके सिद्धांतों को यूज करते हैं, इनके नियमों को यूज करते हैं साइकोलॉजी के, जिससे कि हम विभिन्न जो मानसिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, सामूहिक हो, जो भी बच्चों को समस्याएं आती है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको हम दूर कर सकें। और ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमें गाइड करता है, हमें निर्देशित करता है, हमें प्लान बनाने में मदद करता है, नियोजन करने में मदद करता है, छात्रों की क्षमताओं के अनुसार नियोजन करने में मदद करता है। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व हो जाता है। अब हम जानते हैं लर्नर्स कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की बात करता है छात्र में। और अगर हम चाहते हैं कि छात्रों में सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स, उनके लॉज, उनके सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा बेहतर हो, बेहतरीन हो, सफल हो, तो उसके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान को लेना अति आवश्यक है। और हमारे जितने भी शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। इससे टीचर और स्टूडेंट्स यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों को अच्छा करने में, एनरिच करने में, बढ़ाने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और जो भी एजुकेशन है वो हमारा एक लक्ष्य है, शिक्षा पाना हमारा लक्ष्य है और शैक्षिक मनोविज्ञान इसका एक रास्ता है। ये हमें इस रास्ते को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, तय करने में मदद करता है। तो अब हम आते हैं तीसरे टर्म पर, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी पे लर्नर्स में अपना एक अलग से वीडियो डालूंगी जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज के बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। इसको कभी कभी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास भी कहते हैं। और एग्जाम्स में, चाहे वो टेट का हो, सीटेट का हो, नेट का हो, साइकोलॉजी का एग्जाम हो या एजुकेशन संबंधित एग्जाम हो, उसमें बहुत पूछा जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकर फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड और एंड ऑफ अडोलसेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हर वो चीज़ जो बच्चे के, बालक के विकास में होती है, जब वो जन्म लेता है या जन्म लेने वाला होता है और जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, या जब उसकी
यौवन अवस्था, किशोर अवस्था खत्म नहीं हो जाती, उस दौरान जितने भी विकास होते हैं दैट कम्स अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी। यानी कि जब तक वो बच्चा है, चाइल्ड है, जब वो बड़ा हो जाता है तो तब वो चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं रह जाती है। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो चार्ल्स डार्विन ने की थी 1840 में, जहाँ पर उन्होंने अपने ही बच्चों पर इसकी स्टडी करी थी कि उनके बच्चों का विकास कैसे हो रहा है, वो कैसे वृद्ध हो रहे हैं, वृद्धि कैसे हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इसके बारे में भी एक मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि वृद्धि और विकास में बहुत अंतर होता है। वृद्धि फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, और डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, नैतिक, सब तरह की होती है। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने चाइल्ड साइकोलॉजी पे अध्ययन किया, जिनमें बहुत प्रमुख तौर पर हैं सिगमंड फ्रायड, इन्हीं की डॉटर हैं, पुत्री हैं एना फ्रायड, मेलेनी क्लीन, जीन पियाजे। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत अध्ययन किया, और पियाजे ने तो बहुत सारे स्टेजेस दिए अधिगम के लिए, अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी है। इसके बारे में मैं अपने वीडियो में आगे चलकर आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में लाना नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगी। और इसके बारे में अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें हर वो एस्पेक्ट आता है, हर वो आयाम आता है, जैसे कि अधिगम हो गया, लर्निंग, थिंकिंग, विचार, चिंतन, इंटरैक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, अंतःक्रिया, संप्रेषण, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, एक्सप्रेसिंग थ्रू बिहेवियर एंड स्किल्स, अपने कौशल और व्यवहार के द्वारा एक्सप्रेस करना, प्रदर्शित करना। तो वेस्टर्न वॉशिंगटन मेडिकल ग्रुप कहती है कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सम कॉन्शियस एंड कॉन्शियस चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो अंदर अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या शुद्ध बुद्ध में जो होता है और कम सद्बुद्ध में होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है, कई बार व्यक्ति जो होता है बिना जाने समझे भी कई चीजें अपने अंदर विकसित कर लेता है। और दूसरी बात, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि बाल मनोविज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हर बालक दूसरे बालक से भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है, वैयक्तिक विभिन्नता की बात करता है, ईच चाइल्ड इज डिफरेंट। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी हमको सिखाती है कि हमको अलग अलग बच्चों के साथ कैसे अलग अलग व्यवहार करना है। क्रो एंड क्रो की बात करें तो वो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी कि जो अभी मैंने बात बताई कि जब गर्भ धारण हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है माँ की, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और वो फीटस डेवलप होता है अंदर ही अंदर। बहुत कुछ आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी अभिमन्यु की, कि माँ के पेट में किस तरह से उसने महाभारत युद्ध में जो भी ज्ञान मिला था माँ के पेट में, गर्भ में, वो सब यूज किया था। तो गर्भकाल में भी बहुत कुछ विकसित होता है, ज्ञान विकसित होता है, वही क्रो एंड क्रो कहते हैं। उसके बाद थॉमसन कहते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो सिंपल सी बात कही है थॉमसन ने कि इफ वी यूज चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर हम बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, अप्रोप्रिएटली, उचित रूप में, उपयुक्त रूप में यूज करें तो हम एक व्यक्ति को सफलतम व्यक्ति बना सकते हैं। वहीं जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब जन्म हो गया और जब तक उसको मैच्योरिटी नहीं मिल जाती, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, जब तक वो सोचने समझने की क्षमता से परिपक्व नहीं हो जाता, तो जो भी विकास हो रहे हैं उनको जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी वो ब्रांच हो जाती है, वो शाखा हो जाती है जो क्रमबद्ध तरीके से, जो क्रमानुगत तरीके से, जो क्रमिक परिवर्तनों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है। तो इन सभी से अगर हम निचोड़ निकालें तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से
चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा. यू मे नाउ बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स, and obviously they are all related. Psychology again is a branch of philosophy. It developed from philosophy. Then education psychology, when psychology entered the education field, it became education psychology, and obviously the education is given to children, and then came into play the child psychology terminology. So now you must have understood the difference between these three. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.